तो इन यात्राओं के पीछे मेरा कंसेप्ट पलायन को रोकना है, एक स्थान बनेगा, 1000 धाम स्थापित करने। नमस्कार, मैं मंत्री प्रसाद नैथानी, पूर्व मंत्री उत्तराखंड सरकार। पिछले 30 वर्षों से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं देवप्रयाग विधानसभा से आता हूँ। देवप्रयाग विधानसभा में 89 में सबसे पहले मैं वहाँ से चुना गया और उस समय हमारा राज्य उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जहाँ पर 425 एमएलए होते थे, वहाँ पर मुझे देवप्रयाग की महान जनता ने चुन करके और उस क्षेत्र के विकास के लिए बोलने का, कुछ करने का अवसर प्रदान किया। मेरा जो गांव है वो टिहरी गढ़वाल के 11 गांव हिंदाव पट्टी में कोट नाम से गांव है। मेरे पिताजी चूँकि बॉम्बे रहते थे, तो फिर मेरी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से और कक्षा 6 तक बॉम्बे में हुई। उसके बाद पिताजी की मृत्यु के बाद मैं घर आया, गांव में आया और फिर मैंने कक्षा 8, उस समय बोर्ड होता था, अपने गोदाधार अखोड़ी एक हाई स्कूल था उस समय, वहाँ से मैंने पास किया। उसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज भूमिटीधार से मैंने 9th पास किया। 10th मैंने प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी से मैंने पास किया और 10th से लेकर के और ग्रेजुएशन और LLB तक मैंने टिहरी में शिक्षा प्राप्त की। BA करने के बाद और LLB करने के बाद मैं फिर छात्र राजनीति में भी रहा और वहाँ से मैं धीरे धीरे जो मेरे जीवन से संघर्ष के जो आयाम थे, जो पहलू थे, उन पर संघर्ष करने का मैंने संकल्प लिया और छात्र जीवन से ही मुझे जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं और जो स्थानीय मुद्दों की जो समस्याएं आती थी, उनके प्रति संघर्ष करने का मुझे मौका मिला और इस आधार पर छात्र राजनीति में पहले मैं छात्र संघ में कोषाध्यक्ष बना, फिर मैं जनरल सेक्रेटरी बना, फिर मैं उपाध्यक्ष बना और फिर 86 में मैं जो हूँ वहाँ पे स्वामी रामतीर्थ संगठक महाविद्यालय था, जो आज पुरानी टिहरी डूब गई है, लेकिन नई टिहरी में आज भी वहाँ पर कायम है। वहाँ का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। फिर जो उस समय हमारे छात्र संघ हुआ करते थे, महासंघ बना और महासंघ में भी मुझे अध्यक्ष पद पर काम करने का मौका मिला। उसके बाद हमने आंदोलन चलाए। अंशकालिक आंदोलन के लगातार चलने से, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में मैंने हमारे उत्तराखंड में टीचरों का अभाव था और वन अधिनियम जो 1980 बना था, उसके कारण हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में विकास के काम ठप हो गए थे। तो उसके खिलाफ मैंने टिहरी में जेल भरो आंदोलन चलाया और एज ए उपाध्यक्ष छात्र संघ के। उसके बाद जब 86 में मैं अध्यक्ष बना, तो टीचरों की कमी को देखते हुए मैंने आंदोलन चलाया और तब जा कर के उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी हुआ करते थे। उनके ज़माने में आंदोलन चला और उसका परिणाम ये निकला कि पूरे प्रदेश में अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति की गई। पूरे उत्तर प्रदेश में 5200 अंशकालिक अध्यापक जो हैं उस समय अपॉइंट किए गए और 2600 अंशकालिक डॉक्टर अपॉइंट किए गए। तो इन सब को मैंने फिर
कलेक्ट किया और एक आंदोलन चलाने का, इनके जीवन को स्थिरता देने के लिए हमने आंदोलन शुरू किया। और 1986 से लेकर के और 1979 तक 1990 तक ये आंदोलन चला, जो विभिन्न चरणों में चला, जिसमें हमने गोपेश्वर से और दिल्ली तक पदयात्रा भी की। लखनऊ में लाठीचार्ज हुआ हम पे बुरी तरह, वहाँ पर संघर्ष किया। विधानसभा के अंदर मैंने पर्चे फेंके, वहाँ पर भी मैं अरेस्ट हुआ। और उसके बाद सौभाग्य की बात ये रही कि मुझे देवप्रयाग से चुनाव लड़ने का मौका मिला जनता दल से, और उसके बाद मैं चुना गया देवप्रयाग से। और उस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे मुलायम सिंह जी थे, उनसे हमने, जो 5200 अंशकालिक टीचर थे और 2600 अंशकालिक डॉक्टर थे, उनके बारे में मैंने संघर्ष किया। यहाँ तक कि मैंने इस्तीफे तक की बात की कि अगर इनका अपॉइंटमेंट नहीं होता है रेगुलर के रूप में तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। इस पर उन्होंने एक्सेप्ट किया और पूरे प्रदेश में जो 5200 अंशकालिक टीचर थे और जो 2600 अंशकालिक डॉक्टर थे, उनको जो है नियमित रूप से नियुक्ति की बात हुई। उसके बाद फिर अयोध्या कांड हुआ और सरकार गिर गई। तब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद से लगातार मैंने चुनाव कंटेस्ट किया। 3 बार मैं चुनाव हारा देवप्रयाग से ही। भारतीय जनता पार्टी के मातबर सिंह कंडारी जी जीतते गए, बहुत कम मार्जिन से हम हारते थे। उस समय विधानसभा बहुत बड़ी होती थी। देवप्रयाग विधानसभा में 4 ब्लॉक आते थे, नरेंद्र नगर ब्लॉक, देवप्रयाग ब्लॉक, कीर्तिनगर ब्लॉक और जखोली ब्लॉक। तो बहुत बड़ी असेंबली थी, बहुत बड़ा क्षेत्र था। उसके बाद सन 2000 में हमारा राज्य की शुरुआत हुई, राज्य बना। और राज्य बनने के बाद सन 2002 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में देवप्रयाग की जनता ने बतौर मुझे वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जिताया। और एनडी तिवारी जी, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में मुझे कैबिनेट में एज ए पशुपालन और कोऑपरेटिव मिनिस्टर, दुग्ध मिनिस्टर, मत्स्य पालन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। उसके बाद फिर 2007 में फिर चुनाव हुआ और हम लोग हार गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। फिर 2012 में फिर चुनाव हुआ और 2012 का चुनाव जो है वो मैंने एज ए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीता। पार्टी में मेरा टिकट काटा गया और देवप्रयाग की महान जनता ने मुझे, मैं उस जनता का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एज ए निर्दलीय कैंडिडेट जिताया। और फिर जीत करके आने के बाद मैंने फिर कांग्रेस को समर्थन किया और कांग्रेस की सरकार बनी, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने। और उनके शासनकाल में भी जो कुछ काम हमने किए वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। बीच में जो डिवीज़न हुआ पार्टी का और जो सरकार गिराने की बात आई, हमारे कुछ मित्र जो हैं भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्वरूप है वो बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के बना हुआ है। सेंट्रल लाइब्रेरी है, बच्चे पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं। तो जब मैं वापस आया तो मैंने मौका मिला विधानसभा रिप्रेजेंट करने का 89 में। तो उस समय एसपी नौटियाल जो हैं वो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हुआ करते थे। उनसे मैंने पूरा एक मास्टर प्लान बनवाया। अगर जो हमारा आज हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है, जो चौरास परिसर है, उस चौरास परिसर का पूरा मास्टर प्लान मैंने बनवाया। उसके लिए उस समय मैंने 36 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया था मुलायम सिंह जी से, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो है 13 करोड़ रुपया सैंक्शन हुई थी। और चौरास में जो यूनिवर्सिटी के लिए जो चौरास वालों ने जो ज़मीन दी थी,
चौरास की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इस देश के विकास के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया। चौरास की जनता ने वहाँ पे ज़मीन दी, अपनी फर्टाइल ज़मीन वहाँ पर यूनिवर्सिटी के लिए दी, अपनी फर्टाइल ज़मीन वहाँ पर डैम बनाने के लिए दी, अपनी फर्टाइल ज़मीन आज भी वहाँ पर रेलवे के निर्माण के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन दी है चौरास की जनता ने। तो वहाँ पर वो रेजिडेंशियल फॉर्मेशन जो है उस समय मैंने 36 करोड़ का पास कराया था 86 में, और तब वो बन करके तैयार हुआ। आज मुझे खुशी इस बात की है कि वहाँ पर बहुत सारी फैकल्टियाँ सेटल हैं और बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी है, जो उसका ऑडिटोरियम है वो मैंने इंटरनेशनल स्तर का बनवा रखा है कि कोई भी इंटरनेशनल लेवल का कोई अगर फंक्शन हो, इवेंट हो या कोई ऐसी बात हो तो वहाँ पर किया जा सकता। मैंने आज स्वर्गीय हमारे मरहूम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद जी, मैंने उनको इनवाइट किया था जब मैं ATC आपके 2002 से 2007 के बीच वहाँ से मिनिस्टर रहा, विधायक रहा, तो मैंने अब्दुल कलाम जी को इनवाइट किया था। आए थे वो कन्वोकेशन में यूनिवर्सिटी के, तो वो भी उस धरती का सौभाग्य है। जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना था तो उस समय UGC ग्रांट कमीशन के जो प्रोफेसर यशपाल, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो हमारे UGC ग्रांट कमीशन के चेयरमैन रहे। तो मैं प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके पास भी गया दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट लीडर हु कम टू मीट एज ए स्टूडेंट लीडर। आप जिस विचारधारा से जुड़े हैं, किस विचारधारा से आप जुड़े हैं, आपको क्या उस विचारधारा ने प्रभावित किया कि आप उसको समर्थन करें? देखिए, मैं बेसिकली जो है वो मैंने जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में जो पाया वो मैंने सर्वोदय से मैं स्टार्ट हुआ। मैं ठक्कर बापा छात्रावास में रहता था टिहरी में, तो वहाँ पर सर्वधर्म समानत्वा स्वदेशी स्पर्श भावना वहाँ का फॉर्मूला था, और सर्वोदय सबका उदय ऐसी विचारधारा है, वहाँ से चला। और कांग्रेस विचारधारा से मैं इसलिए जुड़ा क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की एक ऐसी विचारधारा है जो कि सबको साथ लेकर के चलती है, जिसका काम विकास को आगे बढ़ाना है, जो पर्टिकुलर धर्म के नाम पे नहीं चलती है, पर्टिकुलर कास्ट के नाम पे नहीं चलती है, पर्टिकुलर क्षेत्र के नाम पे नहीं चलती है। क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और वो जो तब से लेकर के अब तक जो कांग्रेस का एक कल्चर है, उस कल्चर में वो कल्चर मुझे स्टूडेंट लाइफ में भी उससे मैं इफ़ेक्टेड हुआ। और जब मैं स्टूडेंट लीडर था तो उस समय भी HN बोगना जी ने जो यूथ फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी, उसका मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया था। और जो आज आनंद शर्मा जी हमारे राज्यसभा के सांसद रहे हैं और बड़े लीडर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उस समय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। तो कांग्रेस की विचारधारा से मैंने इसलिए अपना आइडियोलॉजी का सेटअप तैयार किया क्योंकि कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है। कांग्रेस पर्टिकुलर एक धर्म पे डिपेंड रहने वाली पार्टी नहीं है, या कांग्रेस पर्टिकुलर एक जात के ऊपर डिपेंड रहने वाली पार्टी नहीं है, और कांग्रेस पर्टिकुलर एक क्षेत्र के ऊपर डिपेंड रहने, क्षेत्र विशेष के ऊपर डिपेंड रहने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस का जो विज़न है वो ब्रॉड है, बहुत बड़ा विज़न है, और उसी के तहत हम कांग्रेस को फॉलो करते हैं। देखिए, 2022 का जो चुनाव है वो, क्योंकि इस समय जो हालात वर्तमान सरकार ने किए हैं उससे जनता को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, जनता त्रस्त है, सबसे ज़्यादा तो बेरोजगार त्रस्त है, कोई रास्ता नहीं। तो हमारा जो 2022 में जाने का चुनाव का जो मेन मोटो है वो बेरोजगारी की समस्या का समाधान, फोकस बेरोजगारी की समस्या, इसको हर हाल में दूर करने का संकल्प हमारा है। दूसरा, खेतीबाड़ी नहीं हो रही है। 2022 में चूँकि मैं देवप्रयाग से ही चुन के आया हूँ, और देवप्रयाग की
उस धरती को मैं माँ के समान मानता हूँ। एक माँ वो थी जिसने मुझे अपने पेट से जन्म दिया, और एक माँ देवप्रयाग की धरती है जिसने मुझे राजनीतिक जीवन दिया। तो उस आधार पे वहाँ से देवप्रयाग से चुनाव लड़ने का मेरा विचार है, और देवप्रयाग को मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। विधायक निधि अब जो अगर जनता मुझे साथ देती है, मुझे चुनती है दोबारा, तो इस समय 3 चीज़ों पर मैं विधायक निधि खर्च करूँगा। पहला, जो हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनके लिए खेलने के लिए कहीं ग्राउंड नहीं, खेल कूद का ग्राउंड, एक स्टेडियम टाइप का। पहला मेरी प्राथमिकता उसके लिए है, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड। अब उसके लिए ग्राम सभा वालों से बात करूंगा, कहीं पे ज़मीन मिल जाए, सरकारी लैंड मिल जाए। लेकिन हर 2-3 ग्राम सभाओं के बीच में एक ऐसा खेल ग्राउंड बनाना चाहूँगा जो कि पहले तो अच्छे स्तर का, नहीं तो कम से कम प्रदेश स्तर का तो हो ही हो। उसके लिए बच्चों के खेल के ग्राउंड के लिए मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी विधायक निधि से खर्च करने की। दूसरी प्राथमिकता रहेगी, जो हमारी ग्राम सभाएं हैं, उन ग्राम सभाओं में कहीं पे अगर पंचायती मीटिंग होती है तो वो कहीं जगह है नहीं, वो राजीव भवन हमने बना करके दिए थे, उनका भी वैसे ही हिसाब किताब है। तो कहीं पर ऐसी जगह हो जहाँ पे कम्युनिटी सेंटर टाइप का, कम्युनिटी सेंटर मतलब उसमें नीचे हॉल हो काफ़ी लंबा चौड़ा, और ऊपर बैठने के लिए वहाँ पे जो है नीचे दुकानें हों। वहाँ पे जो गांव में विधवा है, विकलांग है, जो निराश्रित है, वो अपनी कोई छोटी मोटी दुकान अगर चलाना चाहते हैं तो वहाँ पे चला सकते हैं। कोई बच्चा जो है अपना कोई ट्यूशन पढ़ाना चाहता है, कोई हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब बच्चों की मदद करना चाहते हैं, कोई महिलाएं ऐसी हैं जो सिलाई बुनाई का काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए केंद्र की होने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कम्युनिटी सेंटर बनाने का मेरा विधायक निधि से खर्च करने का विचार है कि ऐसा कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए जिसमें नीचे तो दुकानें हों और ऊपर एक पूरा हॉल हो, एक लाइब्रेरी हो, और उसमें गांव के बुजुर्ग या महिलाएं या बच्चे आकर के खाली समय में वहाँ पर किताबें पढ़ सकते हैं। उसमें एक लाइब्रेरियन की व्यवस्था होगी, ग्राम सभा के फंड से उसकी व्यवस्था करवाएंगे, और उस तरीके से उसको बनाने का एक। तीसरा जो है वो हमारे जो विधायक निधि जो खर्च करने का मेरा वो ये रहेगा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे देवालय हैं, देवता हैं हमारे, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। तो हमारे जितने देवालय हैं किसी भी देवता के हैं वो बिल्कुल उजाड़ स्थिति में रहते हैं। तो उन देवालयों का सुंदरीकरण, और वहाँ पे कम से कम एटलीस्ट एक धर्मशाला टाइप की जो मेडिटेशन सेंटर हो, वहाँ पर कोई भी आए रह सकता है। तो तीसरा जो है वो विधायक निधि से उन देवालयों का जीर्णोद्धार और वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना के लिए व्यवस्था का, ये मेरा मानना है। और चौथा जो है वो ये है कि जो खेती बाड़ी के उसमें जो बहुत सारे लोग काम करना चाहेंगे उनके लिए जो भी व्हाटएवर जो भी व्यवस्था हो सकेगी उसके लिए काम करने का मेरा मानना है। कि मेरी तो जनता से यही प्रार्थना है कि 89 से लेकर के अब तक देवप्रयाग की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। चुनाव हरवाया भी है, चुनाव जितवाया भी है, और आज तक जो मेरा अपना तजुर्बा है कि कुछ काम ऐसे छूटे हैं जिन कामों को पूरा किया जाना बहुत ज़रूरी है। आज भी बहुत सारी सड़कें जो मैंने सैंक्शन कराई थी वो सड़कें अधूरी पड़ी हैं, पेयजल व्यवस्था अधूरी पड़ गई, शिक्षा की व्यवस्था अधूरी पड़ गई। और ऐसे ही जो देवप्रयाग, जिसका नाम ही देवप्रयाग है, जो हमारे वहाँ पर चंद्रबदनी शक्तिपीठ है, घंटाकर्ण है, हमारा सूर्य मंदिर पलेठी है, ऐसे हमारे बहुत सारे शक्तिपीठ हैं। उन शक्तिपीठों को किरकलेश्वर है, धारी देवी का वो है, हमारे तमाम नागरजा के मंदिर हैं, अन्य देवताओं के जो मंदिर हैं, उन स्थानों को एक हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में डेवलप करने का सब लोग साथ दें, तो उससे हमारा पलायन रुकेगा। और ये मेरी जनता से अपील है कि
आपने मुझे पहले भी परखा है, अब भी परखिए, और जो मौका आप देंगे उस मौके को आप अगर मेरा साथ देते हैं, मुझे आशीर्वाद देंगे, तो निश्चित तौर से जो आपके अधूरे सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं पूरा वचन देता हूं और कृत संकल्प हूं कि उनको पूरा करके दिखाऊंगा। ये मेरी जनता से अपील है। नहीं देखो, ऐसा ये तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे माताजी ने, पिताजी ने जो है ये मेरा नाम मंत्री क्यों रखा। लेकिन अब जब मैं मंत्री बना तो तब मैंने महसूस किया है कि यार माँ बाप जो हैं वो बहुत सोच समझ करके ही, इसीलिए नामकरण का एक सिद्धांत माना गया है। नामकरण का भी सिद्धांत है, नाम किसके क्यों रखे जाते हैं उसके पीछे भी एक फिलॉसफी होती है। तो अब पिताजी ने या माताजी ने पता नहीं क्या सोच के रखा कि मंत्री रख दो इसका नाम। अब पहले तो मैं कुछ समझता ही नहीं था, मंत्री नाम था। लेकिन हमारे एक, मैं जो इंटरमीडिएट में था तो हमारे एक राजनीति सिविक्स के जो हैं, राजनीति शास्त्र के हमारे गुरुजी थे और इतिहासकार हैं वो, प्रोफेसर डॉक्टर YS कटोच, यशवंत सिंह कटोच, वो बहुत बड़े इतिहासकार हैं। तो वो हमको पढ़ाते थे। तो वो जब मेरा जिक्र आता तो कहते थे, मंत्री प्रसाद तू मंत्री जरूर बनेगा। तो मुझे लगता है कि गुरु का आशीर्वाद जो है वो बहुत बड़ा काम करता है। तो मेरे जो गुरुजी यशवंत सिंह कटोच जी थे, आज भी पौड़ी में हैं वो मुझे जो उन्होंने कहा कि मंत्री प्रसाद, जो मेरी एक्टिविटी थी, जो मैं बोलने में, चालने में, खेल में, कूद में, पढ़ने में, लिखने में जैसे रहा, तो वो कहते थे कि मंत्री प्रसाद तू मंत्री जरूर बनेगा। तो मुझे लगता है कि मेरे नाम को सार्थक करने में मेरे गुरु श्री यशवंत सिंह कटोच जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तू मंत्री जरूर बनेगा। ये गुरु का आशीर्वाद है। और जो मंत्री का ज़्यादातर सा, मैं राजनीतिक जीवन में या छात्र जीवन में मैंने कभी कोई इच्छा नहीं की कि मुझे, जैसे बहुत सारे तैयारी करते हैं कि मैं MLA के लिए तैयारी करूँगा, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे लोगों ने लड़वाया, मैं कभी नहीं लड़ा, मुझे तो लोगों ने लड़वाया कि तुझे लड़ने। छात्र जीवन में भी स्टूडेंट्स ने, जो पूरा ग्रुप मेरे पीछे था, प्रताप इंटर कॉलेज में 2200 लड़के थे उस समय। वहाँ का मैं जनरल मॉनिटर था, प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी का 2200 लड़के थे उस समय, और वहाँ का मैं जनरल मॉनिटर था। तो जब वो ग्रुप फिजिक्स का, साइंस का, आर्ट का, कॉमर्स का, वो तीनों ग्रुप जब डिग्री कॉलेज में आए तो सब कोई BSc में आया, कोई BCom में आया, कोई आर्ट्स में गया, BA में गया। तो सब ने कहा मंत्री तुझे जो है छात्र संघ में तो रहना ही रहना है, लड़ना ही लड़ना। अरे मैंने कहा यार कहाँ तुम बात करो। तो लड़ाया तो सबसे ज़्यादा वोटों से जीता, तो लड़ाया ना लोगों ने। ऐसे छात्र राजनीति में लोगों ने लड़ाया मुझे। मैंने कभी ऐसी एम्बिशंस नहीं रखी कि जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनूँ। मैंने कभी ऐसी एम्बिशन, मैंने काम किया, मेरा ये स्वार्थ नहीं। आज भी मैं कह रहा हूँ कि मेरा ऐसा कोई स्वार्थ नहीं। काम पे विश्वास रखना चाहिए, काम के प्रति समर्पण होना चाहिए, और इसी वजह से शायद ऊपर वाले की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से और गुरु और माँ बाप के आशीर्वाद से जो है ये मौका मिला। तो मंत्री जो नाम है वो हो सकता है कि इसीलिए पड़ा हो कि कुछ जनता की सेवा कर सके। ये यात्रा का जो पीछे कंसेप्ट है वो मेरा ये है कि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में देवताओं का वास है। यहाँ पर यात्राएं इसलिए चलाता हूँ मैं कि बहुत सारे ऐसे शक्तिपीठ हैं जहाँ जिनका बारे में लोग नहीं जानते, और एक स्थान के डेवलपमेंट से वहाँ पर 100 लोगों में भला होता है। तो इन यात्राओं के पीछे मेरा कंसेप्ट पलायन को रोकना है। एक स्थान बनेगा, 1000 धाम स्थापित करने, और उन 1000 धामों में 1000 संस्कृति के विद्यालय खोलने, 1000 ध्यान केंद्र खोलने, तो किसी न किसी को कुछ न कुछ रोजगार मिलेगा, और जो हमारी देव संस्कृति है उत्तराखंड की, जो हमारी संस्कृति है वो जिंदा रहेगी। ये मकसद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।